दोस्तों, हम पिछले टॉपिक में, या हम ये कह सकते हैं कि जो टॉपिक हम लेके चल रहे थे वो आपको सामने दिख रहा होगा, भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। और इस टॉपिक को हम लगभग कर चुके थे। वैसे कुछ एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिए थे प्रैक्टिस के लिए, और उम्मीद है कि आपने किए होंगे। और जहाँ तक मेरा मानना है आपको समस्या नहीं आई होगी। फिर भी अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो आप ज़रूर बताएं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि अगले वीडियो के अंदर हम दशमलव वाले जो भाग विधि के क्वेश्चन है, जिन दशमलव वाली जो संख्याएं हैं जिनके वर्गमूल हमें ज्ञात करने हैं भाग विधि की सहायता से, वो हम देखेंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, लगभग वैसे ही हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किए थे। जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं हल करने के लिए, उसी प्रकार के क्वेश्चन हैं। तो ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी वैसे। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन लेते हैं इसके दशमलव वाले। जैसे पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ आपके सामने। $67.24 यानी 67.24। इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? वर्गमूल। क्योंकि हम भाग विधि पढ़ रहे हैं तो भाग विधि से हम इसमें ज्ञात करेंगे। और ये याद रखिएगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से ये नहीं होंगे दशमलव वाले क्वेश्चन। किससे होंगे? भाग विधि से। तो देखिए किस तरीके से हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे संख्या को, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, दो दो के जोड़े बनाते हैं इकाई के स्थान से। तो पहला जोड़ा ये हो गया और दूसरा ये हो गया, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखो तरीका सेम है। ये पहला पद कह सकते हैं, पहला स्टेप कह सकते हैं। इसके अंदर हम पहला जोड़ा लेंगे। पहला जोड़ा क्या है? 67। तो हमें इसको प्राप्त करना है किससे? वर्ग से, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कल। तो वर्ग से इसको प्राप्त करेंगे तो 67 या इसके आसपास की संख्या किसके वर्ग से आ सकती है? 8 के वर्ग से आ सकती है। और अब आपको समझ में आने लग गया होगा कि कौन सी संख्या के वर्ग से हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। 5-7 क्वेश्चन हम कर चुके हैं वैसे, तो अब तक तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें समझ में आने लग गई होंगी। देखिए आगे, 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। यहाँ घटाएंगे कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। और हम जो भी परिणाम हम सोचेंगे या लिखेंगे उसको हमें ऊपर भी लिख लेना है, ठीक है दोस्तों। आगे का पूरा जोड़ा ऐसा कैसा उतार लेंगे, ठीक है। हल करें इसको तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पॉइंट का प्रयोग नहीं करें। केवल और केवल जो परिणाम है उसमें हम पॉइंट लगा सकते हैं। यानी अब जो संख्या आएगी ना, क्योंकि 67 के लिए तो 8 आ गया, अब जो संख्या आएगी वो दशमलव के बाद आएगी, क्योंकि यहाँ आगे दशमलव लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ मत लगाना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ नहीं लगाना है अपने को। बाकी यहाँ हम दशमलव लगा लेंगे ऊपर परिणाम पे, ठीक है। हल करेंगे तो यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। आगे शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो सेम प्रक्रिया, 8 और 8 को जोड़ लेंगे, कितना हो गया? 16। यहाँ ऐसी संख्या लेंगे जिसको उसी से गुणा करने पे ये संख्या आ जाए। चूँकि हमें पता है कि संख्या अब खत्म हो चुकी है, ये लास्ट पद है, तो हम डायरेक्ट आएंगे इकाई के स्थान पे। इकाई के स्थान पे क्या दिख रहा है हमें? 4 दिख रहा है। तो 4 किसके स्क्वायर से आ सकता है? 2 के स्क्वायर से 4 आ सकता है एक, और 8 के स्क्वायर से 64 आ सकता है, जिसका इकाई का अंक क्या होगा? 4 होगा। यानी हम यहाँ क्या रख सकते हैं दोस्तों, यहाँ 2 रखते हैं सबसे पहले। 2 रखने से देखो क्या आता है, 2 दूने 4, 2 छीं 12 के 2, हासिल के 1, 2 एकम 2 और 1 3। तो बहुत आसानी से हमने प्राप्त कर लिया 324। तो यहाँ हम 2 रख सकते हैं, तो ये आ गया 324। और घटाने पे हम लिख देंगे इसको 0, ठीक है। और जो चूँकि शेषफल 0 आ गया, इससे आगे हमें हल नहीं करना, इसलिए यहाँ किसका चिन्ह लगा देंगे? गुणा का, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम दशमलव वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला जो परिणाम आया हमारे पास वो आ गया 2, तो हम ऊपर 2 लिख सकते हैं। इसके बाद इसमें संख्या नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं। देखो, यानी इसको लिखा कैसे जाएगा? इसको लिखा जाएगा इस तरीके से, अतः अंडर रूट 67.24 या 24, ठीक है, 0.24। तो ये हो जाएगा कितना? 8.2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ में आई होगी आपको। एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए। फिर एक एग्जांपल और बताता हूँ आपको दशमलव वाला, ताकि आप उसको और अच्छे से क्लियर कर सकें कि दशमलव वाले क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं।
तो उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा, इसको समझ लिया होगा। अगले क्वेश्चन या अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एक एग्जाम्पल और बताता हूँ आपको मैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि जो संख्या दी गई है उसका वर्गमूल क्या होगा। अब वहाँ ये नहीं कहेगा वो कि आप भाग विधि लगाइए या भाज्य गुणनखंड विधि लगाइए, वो हमें खुद को डिसीजन लेना है वहाँ कि हमारे लिए कौन सी विधि वहाँ ज़्यादा सरल होगी। जैसे अगर छोटी संख्या है तो आप अभाज्य गुणनखंड के साथ जाएं, ठीक है। और अगर बड़ी संख्या है तो आपको किसके साथ जाना है दोस्तों, भाग विधि के साथ। भाग विधि के द्वारा ही आपको हल करना है क्योंकि उससे जल्दी निकलेगा, ठीक है। और कैलकुलेशन में गलती होने की संभावना भी कम होती है। अभाज्य गुणनखंड में अगर बड़ी संख्या है तो थोड़ी कैलकुलेशन गलत होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है दोस्तों। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, देखो 132.25, इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है भाग विधि की सहायता से। क्या हो सकता है, देखो चेक करते हैं। 132.25, जैसा कि हमें पता है दो दो के जोड़े बनाने, एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया, इसका नहीं बन रहा है तो रहने दो, नहीं बन रहा तो या तो रहने देते हैं या फिर यहाँ जीरो मान लेंगे, ठीक है ना, एक ही बात है। तो आप जीरो मान के भी हल कर सकते हैं और बिना जीरो मान के भी हल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एक चाहिए वर्ग के द्वारा, तो एक का वर्ग एक ही होता है, तो एक से आसानी से हम एक प्राप्त कर सकते हैं। तो एक से एक घटा देंगे, जीरो बच जाएगा। और ऊपर भी नई संख्या जो आ रही है उसको हमें ऊपर भी लिखना है, इतना आप जान चुके हैं। फिर आगे का पूरा जोड़ा ऐसा कैसा उतार लेंगे। अब आगे से इस पर जीरो नहीं आ रहा है तो इस पद को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। आगे बढ़ाने के लिए इनको जोड़ लेते हैं, एक और एक कितना हो गया, 2। यहाँ ऐसी संख्या लेंगे जिसको उसी से गुणा करने पर हम 32 के आसपास पहुँच जाएँ। तो हम अगर यहाँ एक लेते हैं तो नीचे भी एक ही रखना पड़ेगा, यानी ऊपर संख्या बन जाएगी 21। 21 को एक से गुणा करेंगे 21 ही आएगा। लेकिन अगर यहाँ 2 रखते हैं तो 22 बन गया, 22 को 2 से गुणा करेंगे 44 हो गया। 44 32 से ज़्यादा है, इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ एक रखना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ एक रखेंगे तो 21 को 1 से गुणा करने पे 21 ही हो जाएगा, ये आप अच्छे तरह से जानते हैं। 2 में से 1 घटाया कितना बच गया, 1। 3 में से 2 घटाया 1 बच गया। क्लियर है यहाँ तक। और आगे का पूरा जोड़ा ऐसा कैसा उतार लेंगे। जैसा कि मैंने कहा आपको दशमलव यहाँ उपयोग में नहीं लेनी है, लेकिन वहाँ लेनी है, क्योंकि नया अंक देखो क्या आ गया, नया अंक 1 आ गया वापस। अब जो संख्या आएगी ना वो किसके बाद आएगी, दशमलव के बाद। तो यहाँ हम दशमलव जरूर लगाएंगे क्योंकि ये परिणाम है और परिणाम में तो हमें दशमलव चाहिए, ठीक है। यहाँ ज़रूरत नहीं है, हल करते समय पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ भी शेषफल जीरो नहीं आ रहा है, तो हम इसी विधि को या इसी स्टेप को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने के लिए यहाँ प्लस लगा देंगे, एक और एक कितना हो गया, 2। और ये 2 ऐसा कैसा, यहाँ ऐसी संख्या लेनी है जिसको उसी से गुणा करने पर हम 1125 प्राप्त कर लें। तो हम देख पा रहे हैं कि इकाई का अंक 5 है और इकाई का अंक 5 किससे आ सकता है, 5 के स्क्वायर से आ सकता है, क्योंकि 5 यहाँ रखेंगे तो नीचे भी रखना पड़ेगा, यानी स्क्वायर में कह सकता हूँ, तो 25 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ एक ही अंक हम रख पाएंगे 5। तो रख के चेक कर लेते हैं। देखो 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 के 5 हासिल के 2, 5 दूने 10, 10 और 2 12 के 2 हासिल के 1, 5 दूने 10, 10 और 1 11। यानी यहाँ पर 5 रखने पर 1125 प्राप्त हुआ, यानी शेषफल कितना आ गया, 0। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसको आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है, यानी ये प्रश्न यहीं पे हल होता है। नया जो अंक है वो आ गया 5, यानी मैं ऊपर लिख सकता हूँ 5। तो आप समझ गए होंगे कि इसका जो वर्गमूल है वो क्या प्राप्त हो गया दोस्तों। मैं लिख सकता हूँ √132.25 बराबर कितना आ जाएगा, 11.5 या 11.5। ये इसका आंसर होगा, यानी वर्गमूल हमें प्राप्त हो जाएगा 11.5 के रूप में, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर चलते हैं हम आगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ये। देखो दोस्तों, तो ये थे दशमलव वाले क्वेश्चन। तो अब तक हमने
क्या क्या चीज़ें कवर की है अब तक हमने? एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना सीखा है, भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना सीखा है, भाग विधि के अंदर हमने सामान्य संख्याएं ले ली, उसके बाद हमने ली दशमलव वाली संख्याएं। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और हम यहाँ से समझेंगे। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कुछ क्वेश्चनों में इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है हमें, √2 संकेत के रूप में मिलता है 1.414, √3 की जगह में मिल जाता है 1.732 मिलता है। तो वो कैसे प्राप्त होता है? ठीक है ना, हमारा प्रश्न जो होता है कि यार ये संख्याएं डायरेक्ट कैसे लिखी हुई है, और लिखी हुई है तो इनको किस प्रकार से लिखा गया है या इनका वर्गमूल कैसे निकल सकता है, ये प्रश्न हमारे दिमाग में सीधा सीधा जरूर आता है। तो वो हम चेक करते हैं किस तरीके से ये प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि देखो रटना एक अलग तरीका है, क्योंकि ये तो रटने ही पड़ेंगे दोनों मान, क्योंकि ये ज़्यादातर उपयोग में आते हैं। बाकी मान लो अगर उसने √10 पूछ लिया तो क्या करेंगे? उसने अगर पूछ लिया कि निम्न में से √10 का मान कौन सा है, ऑप्शन दे दिए 4, तो हमें वहाँ तो मान ज्ञात करना पड़ेगा ना, रट थोड़ी सकते हैं। 10 के बजाय उसने मान लो 13 पूछ लिया, तो फिर इस कंडीशन में हम उलझ सकते हैं, समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न हो सकती है, और हम समस्याएं उत्पन्न नहीं होने देंगे। हम हर चीज़ को क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि हमें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो एग्जाम्पल नंबर 3 की बात मैं कर रहा हूँ। जैसे √2 और 3 उसी तरीके से निकलेंगे, मैं सीधा बात करता हूँ √10 की। ठीक है ना, कि √10 का वर्गमूल क्या होगा, और हम यहाँ इसको ज्ञात करेंगे दशमलव के 3 अंकों तक, दशमलव के बाद 3 अंकों तक क्या होगा, ये हम चेक करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, देखो क्या आता है। आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन किससे होंगे? भाग विधि से होंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से नहीं होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो हमें 3 अंकों तक चाहिए दशमलव के बाद, तो यहाँ हम लगाएंगे दशमलव, और 3 अंकों तक चाहिए तो 3 जोड़े बनाएंगे जीरो के रूप में, ये पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, और ये तीसरा जोड़ा। ठीक है, मैं आराम से 10.00 लिख सकता हूँ, 00 और लगा सकता हूँ, आगे भी लगा सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर मैं कितने भी जीरो लगाऊँ वो 10 ही रहेगा, उसके मान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। तो मैं जितने अंकों तक मुझे चाहिए मैं वहाँ तक लगा सकता हूँ। आपको भी यही करना है, जितने अंकों तक प्रश्न में पूछा गया है उतने ही जोड़े आप बना दें। अगर 2 अंकों तक पूछा गया है तो दो जोड़े बना दो जीरो के, 3 तक पूछ रहा है तो 3 बना दो, 4 पूछ रहा है तो 4 बना दो। एग्ज़ाम में मुश्किल से वो या तो 2 पूछेगा या 3 पूछेगा, 3 से ज़्यादा अधिकतर पूछता नहीं है वो। ठीक है ना, देखो आगे। तो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? इसके बाद हम सबसे पहले प्राप्त करते हैं 10 को, कि 10 किससे प्राप्त किया जा सकता है। तो 10 के लिए हम 3 उपयोग में ले सकते हैं। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, क्योंकि आगे हम 4 लेते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, जो कि 10 से ज़्यादा है। तो यहाँ 3 आ गया। 3 का यहाँ नई संख्या जो भी हम सोच रहे हैं वो ऊपर लिखनी पड़ेगी, तो 3 में यहाँ भी लिख देता हूँ। इसको घटाएंगे, 10 में से 9 गया, कितना बच गया? 1 बच गया, और आगे का पूरा जोड़ा ऐसा कैसा उतार लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ये जो दशमलव है ये हमें यहाँ लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब जो आगे की संख्या है या आगे के परिणाम जो आएंगे ना, वो किसके बाद आएंगे? दशमलव के बाद आएंगे। हमारे पास यहाँ संख्या दिख रही है 100, यानी शेषफल 0 नहीं है, तो हम इसको आगे बढ़ा देंगे। 3 और 3 कितना हो गया? 6। यहाँ ऐसी संख्या लेंगे जिसको उसी से गुणा करने पर हम 100 के आसपास पहुँच जाएँ। ठीक है ना, तो यहाँ अगर मैं 1 लेता हूँ तो ये 61 बन गया, और 61 को 1 से गुणा करेंगे 61 ही आएगा। 2 रखेंगे तो आप खुद समझदार हैं कि वो संख्या 100 से ज़्यादा हो जाएगी, इसीलिए हम यहाँ क्या रखेंगे दोस्तों? 1 रखेंगे। 1 रखने पर 61 को 1 से गुणा किया, कितना बच गया? कितना आ गया? 61 आ गया। शेषफल क्या बचेगा चेक करते हैं। 10 में से 1 गया, कितना बच गया? 9, और यहाँ रह गया दोस्तों 9। 9 में से 6 गया तो कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। यानी यहाँ मैं लिख सकता हूँ 39, यानी 39 में लिख सकता हूँ। आगे हम देख पा रहे हैं कि अभी भी शेषफल 0 नहीं आ रहा है, तो अब क्या करेंगे? आगे का जोड़ा उतार लेंगे। ठीक है यहाँ तक।
और इसी पद को फिर आगे बढ़ाएंगे क्योंकि शेषफल हमें 0 प्राप्त नहीं हो रहा है। 1 और 1 कितना हो गया 2 और 6 ऐसा गया ऐसा। यहाँ ऐसी संख्या लेंगे जिसको उसी से गुणा करने पर हम 3900 के आसपास की संख्या प्राप्त कर लें। आसपास क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी तक 0 बाकी है, ठीक है ना। जब तक वो पद बाकी है तब तक एग्जैक्ट जो प्रॉपर वैल्यू है वो नहीं आएगी, उसके आसपास की वैल्यू ही आएगी। इसलिए हम 3900 के आसपास की संख्या प्राप्त करना चाह रहे हैं। इजी तरीके से समझने के लिए मैंने आपको बताया था कि इसको हम 600 मान सकते हैं, ठीक है ना। उससे क्या होगा, हम आसपास पहुंच जाएंगे जल्दी से। तो 600 मानेंगे तो यहाँ मैं 6 मान लेता हूँ इसको, तो हमें चाहिए 3900 के लगभग। 6 बार में 6 संग 36 यानी 3600 के आसपास वो पहुँचेगा, ठीक है ना दोस्तों। और 7 यानी हम 6-7 के लगभग चेक करते हैं। देखो 6 2 यहाँ मैं अगर 6 रखता हूँ तो नीचे भी 6 ही रखना पड़ेगा। कितना हो गया 6 संग 36 के 6 हासिल के 3, 6 दूने 12, 12 और 3 15 के 5 हासिल के 1, 6 संग 36, 36 और 1 37 यानी 3756 हमें प्राप्त हुआ। कितना रखने पर प्राप्त हुआ, 6 रखने पर। अब हम 7 रख के चेक करते हैं, हो सकता है 7 से और पास पहुँच जाएँ। 49 हासिल के 4, 7 दूने 14, 14 और 4 18 हासिल के 1, 7 छिंग 42, 42 और 1 43। तो हम देख पा रहे हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा संख्या आ गई। हमें तो 3900 चाहिए, जबकि यहाँ आ गया 4389, ज़्यादा हो गया। तो हम 6 तक लेके चलें। तो 6 तक अगर हम लेते हैं तो यहाँ मैंने रख दिया 6 और यहाँ मैंने लिख दिया 3756, ठीक है। ये हमें घटाना पड़ेगा और जो नया अंक आया उसको हमें ऊपर लिखना है, यानी मैं 6 यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, देखो घटाते हैं उसको, क्या आता है। घटाने पर 10 में से 6 गया, कितना बचा 4। यहाँ कितना रह गया, 9 में से 5 गया तो 4, और इसको मैं 38 मान लेता हूँ, ठीक है। 10 में से 6 गया 4 बच गया, यहाँ 9 हो गया, 9 में से 5 गया तो 4, और 38 में से 37 गया तो 1। आगे का पूरा जोड़ा ऐसा कैसा, लास्ट जोड़ा बचा है तो 0 0 हम ऐसे कैसे लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। नया अंक हम ऊपर लिख चुके हैं। सॉरी, एक चीज़ और चेक कीजिएगा, यहाँ सबसे पहले 3 फिर 1 आया था यहाँ, है ना। तो यहाँ 1 लिख देते हैं और यहाँ 6 लिख देते हैं। अब ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी गलती होगी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। ध्यान दीजिए आगे। तो यहाँ अब हम देख पा रहे हैं कि शेषफल 0 अभी भी नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है। तो हम इसी पद को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। 6 और 6 कितना हो गया 12 हासिल के 1, 2 और 1 कितना लिख दें 3 और 6 ऐसा कैसा। यहाँ ऐसी संख्या लेनी है जिसको उसी से गुणा करने पर हम ये प्राप्त कर लें, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो सकता है, देखो अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ इकाई का अंक जो है वो 0 है। तो 0 तो किसी से भी नहीं आएगा। अगर हम ये सोचें कि यहाँ 0 रख दें तो नीचे भी 0 रखना पड़ेगा, तो ये पूरा ही 0 हो गया। तो ऐसा हमें नहीं करना है, उसके आसपास हमें पहुँचना है। तो इसको 6000 मान लो। 6000 मानोगे तो 2 बार में 12000 हो गए, 3 बार में 18000 हो गए। 18000 ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए हम यहाँ 2 रख के चेक करते हैं। 6 3 2, यहाँ मैंने 2 रख लिया तो नीचे भी 2 ही रखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, सरल बनाने के लिए इसको हम आगे 0 मान सकते हैं सारी संख्याएं। तो ये 6000 बन जाएगा, ठीक है ना। 600 तो ये हो ही गए हैं, यहाँ 0 मान लेंगे हम सरल तरीके से हल करने के लिए। ये 2 दूने 4, ये 2 दूने 4, ये 2 तिया 6 और ये 2 छिंग 12, यानी 12644 आ गया। कितना रखने पर आ गया, ये आया हमारे पास 2 रखने पर, ठीक है। अब होने में तो ये आगे और हल हो सकता है, ठीक है। 10 में से 4 गया, ये बच गया 6, 9 में से 4 गया, ये बच गया 5, यहाँ 3 में से 6 नहीं जाता, 13 में से 6 गया तो 7, और यहाँ 13 में से 12 गया तो 1756। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये और आगे हल हो सकता है, लेकिन हमें केवल दशमलव के बाद 3 अंकों तक चाहिए था। तो 3 अंक हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है ना। तो हम ये समझ चुके हैं यहाँ कि √10 अगर हमें पूछा जाए 3 अंकों तक, या 10 का वर्गमूल 3 अंकों तक पूछा जाए, तो हम उसको लिख सकते हैं 3.162। तो ये उत्तर होगा दोस्तों इसका। अगर 4 अंक पूछता है तो और आगे हल कर सकते हो इसी तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो √10 का जो मान है वो 3.162 निकल सकता है। इसी तरीके से 2 को निकाल सकते हो, √2 को। इसी तरीके से √3 निकाल सकते हो, ठीक है। ये एक ऐसी संख्याएं हैं जिनको हम कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्याएं। ये किस प्रकार की संख्याएं हैं, अपरिमेय।
या हम ये कह सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। पूर्ण वर्ग क्यों कह रहा हूँ मैं, देखो पूर्ण वर्ग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्याएं वे होती है जिनका वर्गमूल निकल सकता है। जैसे √9 है तो √9 का वर्गमूल 3 हो गया, √4 है 4 का वर्गमूल 4 हो गया, 2 हो गया, √225 है उसका वर्गमूल 15 हो गया। लेकिन √10 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि √10 एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो एक प्रश्न यहाँ और बना, हमसे पूछ लिया जाए कि बताइए निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो हम आसानी से समझ सकते हैं जिनका वर्गमूल पूरी तरह से निकल सकता है वो तो क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। और जिनका वर्गमूल नहीं निकल सकता पूरी तरीके से, पॉइंटों में निकलता है, दशमलव के रूप में निकलता है, उन संख्याओं को हम कहेंगे, उन संख्याओं को हम पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं मान सकते। ठीक है ना, जैसे √10 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, √2 भी नहीं है, √3 भी नहीं है, √5 भी नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। एक बार आप अच्छे से इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम आगे। तो उम्मीद है कि आपने ये सब लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो दशमलव से संबंधित पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, एक प्रश्न मैं आपको देता हूँ, आपको ट्राई करें ताकि आपको भी, क्योंकि देखो बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। मैंने बार बार कहा, मैं कितना ही अच्छा पढ़ा लूँ या कितना ही अच्छा आपको समझा लूँ, जब तक आप पेन कॉपी नहीं उठाएंगे, खुद नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लो हम कितना ही बैठ के देख लें कि यार ये साइकिल है तो इसमें पेडल इस तरीके से लगाए जाते हैं, या बाइक ले लो, बाइक के अंदर गियर इस तरीके से लगाना है, ब्रेक इधर लगाना है, सब समझ लिया हमने। लेकिन जब तक हम नहीं चलाएंगे, खुद प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, हमें कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। 10% आप समझ जाएंगे, उसको एज्यूम कर लेंगे आप, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आपको वो चीज़ बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में नहीं आएगी। इसलिए गणित के अंदर जितनी प्रैक्टिस करो उतना ज़्यादा अच्छा है, नुकसान कभी नहीं होगा। तो एक दो क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको एग्जाम्पल के लिए, प्रैक्टिस के लिए, तो आप इनका अभ्यास करें और अपनी तैयारी को और मजबूत करें, रेगुलर बनाए रखें अपनी तैयारी को, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, देखो मान तो आपको पता ही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप उसको हल करो कि वास्तव में वो आता है कि नहीं आता। 3 अंकों तक, कितने अंकों तक, 3 अंकों तक। एक आप √7 निकालिए, ये भी कितने अंकों तक, 3 अंकों तक। तो ये 2 क्वेश्चन कीजिए आप, और एक क्वेश्चन मैं और लिख देता हूँ आपके लिए, दशमलव वाला, जिसमें आप भाग विधि से हल कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं, बड़ा भी आना ज़रूरी है। लिख देता हूँ मैं, 15,762.25 8,025। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बड़े क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो फिर ये हमें कंफर्म पता चल जाएगा कि हमारी कैलकुलेशन मजबूत है, यानी हम गलतियां नहीं करेंगे। तो बड़ा क्वेश्चन बहुत ज़रूरी होता है प्रैक्टिस के लिए, इसलिए आप इस क्वेश्चन को करें। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं या क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं प्रैक्टिस के लिए, तो इनको एक बार नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा इनको। अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखो दोस्तों, एक इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं, एग्जाम्पल 1 मान लेते हैं जैसे। ठीक है, क्या एग्जाम्पल है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। 15,612 प्लस √154 प्लस √।
225। इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको जरूर देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर, और हम ये समझ ही नहीं पाते कि यार ये किस तरीके से हल होगा, ये कैसा अटपटा सा क्वेश्चन दे दिया है इन्होंने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और अटपटा सा क्वेश्चन नहीं है तो सही वैसे, लेकिन जैसे ही आप हल करेंगे आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, और आप वास्तव में मानेंगे कि यार अटपटा तो है लेकिन ईजी है, सरल है, आसानी से किया जा सकता है, लेकिन एक बार समझ में आना जरूरी है। तो हम समझते हैं। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो लास्ट वाला है ना, लास्ट वाला जो अंडर रूट है उसको हल करना है, यानी बचे हुए पद तो इस तरीके से वापस लिख देंगे, 15,612 प्लस अंडर रूट 154 प्लस अंडर रूट 225 की जगह आप लिख सकते हैं 15 लिख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको याद भी होगा 1 से लेकर 30 तक के वर्ग मैंने याद करवाए थे आपको, उसमें अंडर रूट 225 का मान कितना था, 15। अब आप देख पा रहे हैं 15,612 ऐसा कैसा प्लस, ये दोनों अगर हम जोड़ें तो कितना बन रहा है दोस्तों, 4 और 5 9, 5 और 1 6, 1, अंडर रूट 169 बन गया क्या। और अंडर रूट 169 भी आपको पता है, अंडर रूट 169 का मान कितना होता है, 13 हो गया क्या, बिल्कुल आपको याद है, मुझे पता है, 15,612 प्लस 13। ठीक है, यानी ये दोनों जुड़ सकते हैं, दोनों जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 3 और 2 5, 1 और 1 2, 6 ऐसा कैसा, 5 ऐसा कैसा, 1 ऐसा कैसा। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसी से आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, अब हमें केवल और केवल इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो हम इसके आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो हम क्या करें, देखो बड़ी संख्या है तो मैंने क्या कहा, भाग विधि से हल करो। अब आप भाग विधि सीख चुके हैं, मैं ऐसा मानता हूँ, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट संख्या, 2 2 के जोड़े में बना लेता हूँ। तो क्या मैं 1 लिख दूँ क्या, यहाँ शुरू में 1 के वर्ग से प्राप्त कर सकते हैं, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1, घटाने पे आ गया 0, और आगे की पूरी संख्या यानी पूरा जोड़ा ऐसा कैसा। मैं फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये मान चुका हूँ कि आप समझ चुके हैं इन चीज़ों को। ठीक है, तो 1 और 1 2 हो गया, यहाँ ऐसी संख्या लेनी है जिसको गुणा करने पर हम 56 के आसपास पहुँच जाएँ। ठीक है, तो यहाँ मैं 2 मान लेता हूँ क्योंकि 3 से ज़्यादा आएगा, तो यहाँ आ गया 22 दूने 44। ठीक है, यहाँ नया अंक हम मैंने लिख दिया 2, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, आगे का जोड़ा ऐसा कैसा उतार लेते हैं 25। आगे हमें हल करना पड़ रहा है क्योंकि शेषफल 0 नहीं आ रहा, तो यहाँ 4 और ये 2, 2 और 2 4, 2 ऐसा कैसा, यहाँ ऐसी संख्या लेनी है जिसको उसी से गुणा करने पे 1225 आ जाए। चूँकि ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी, क्योंकि इसी प्रकार का प्रश्न अगर पूछा गया है तो पूर्ण वर्ग जरूर होगा वो। ठीक है ना, दशमलव के रूप में बहुत कम मिलता है, फिर भी आप चेक कर सकते हैं। इकाई का अंक 5 आ रहा है तो यहाँ 5 रख के चेक करते हैं। देखो 245 और यहाँ हो गया 5, गुणा करेंगे 25 के 5 हासिल के 2, 5 चौक 20 और 2 22 के 2 हासिल के 2, 5 दूने 10, 10 और 2 12, यानी 5 रखने पर हमने प्राप्त किया 1225, जो कि हमें चाहिए। और शेषफल इससे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ नया अंक आ गया 5, और यहाँ मैं लगा देता हूँ गुणा। क्लियर है यहाँ तक, तो ध्यान दीजिए आगे। तो यहाँ हमें प्राप्त हुआ 125, इसको आप लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहते हैं तो पॉज करके लिख लीजिए। तो हमें ये पता चला यहाँ से कि इसका जो आंसर है वो क्या आ रहा है दोस्तों, इसका आंसर आ रहा है 125। ठीक है, तो उम्मीद है कि सरल लगा होगा आपको। तो हमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है इसमें, जो अंतिम वर्गमूल वाला पद है ना, उसको हमें पहले ज्ञात करना है, तो ऑटोमेटिक ये सरल होता जाएगा फिर। ठीक है, तो एक बार इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और फिर चलते हैं आगे। तो प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। इस प्रकार का प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हमें हल करना है, सॉल्यूशन इसका हम देखते हैं। तो हम कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से देखें तो हम चीज़ों को समझेंगे भी सही और ज़्यादा बड़ी भी नहीं करेंगे। ठीक है ना, थोड़ा शॉर्ट रूप में उसको लेके चलेंगे। जैसे अगर हम ये माने, ये क्या कह रहा है, एक बगीचे में 1764 पेड़ है,
टोटल पेड़ कितने, मान लो ये बगीचा है, इसके अंदर 1764 पेड़ हैं या 1764 पेड़ है। यदि उसकी प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हों जितनी पंक्तियां हैं, मान लो ये पंक्तियां हैं, ठीक है ना, और जितनी पंक्तियां हैं उतने ही क्या हैं, पेड़ हैं। जितनी पंक्तियां हैं उतने ही पेड़ हैं। हमें नहीं पता कितनी पंक्तियां हैं, तो हम मान लेते हैं कि कितनी पंक्तियां हैं, x पंक्तियां हैं। तो पेड़ भी कितने हो गए दोस्तों, x हो गए। ठीक है, इस चीज़ को समझना अच्छे से, पंक्तियां x है तो पेड़ भी कितने हो गए, x हो गए। तो अगर मैं आपको इसको डिटेल से समझाऊं तो डिटेल से हम कैसे समझ सकते हैं, देखो हमने ये मान लिया कि इस स्थिति में या इस प्रश्न की स्थिति में पंक्तियों की संख्या कितनी है, x है, तथा पेड़ों की संख्या भी कितनी है, x है। ठीक है दोस्तों, तो जितनी पंक्तियां, देखो इसमें लिखा हुआ है, यदि उसकी प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हों जितनी पंक्तियां हैं, पंक्तियां और पेड़ों की संख्या दोनों क्या है, समान है। तो यहां एक चीज लिखी हुई है, देखो क्या लिखी हुई है, कुल पेड़ों की संख्या बराबर कितनी है, 1764। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा डिटेल से समझा रहा हूँ आपको, शॉर्ट रूप में मैं बता दूंगा आपको, लेकिन फिर भी डिटेल आना जरूरी है, क्योंकि डिटेल अगर पता है तो शॉर्ट में हम लिख पाएंगे, लेकिन शॉर्ट रूप पता है तो डिटेल हम नहीं लिख पाएंगे जल्दी से। ठीक है ना, समझ में आना जरूरी है, क्योंकि कई कन्फ्यूजन होते हैं दिमाग में कि यार छोटा रूप अगर हमें पता है लेकिन कन्फ्यूजन रहते हैं कि ये किस प्रकार से आया, तो वो हमें पता होना जरूरी है, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए किसी भी प्रकार का। कुल पेड़ों की संख्या कितनी है, 1764। तो यहाँ एक चीज़ समझना, इस लाइन को मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, समझना अच्छे से, कुल पेड़ों की संख्या, तो मैं ये मान लूँ कि टोटल पंक्तियाँ हैं x और उतने ही उसमें पेड़, जैसे मान लो 10 पंक्ति है और 10 पंक्तियों में 10-10 पेड़ हैं, तो 10 × 10 टोटल पेड़ आएंगे कि नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। पंक्तियों की संख्या इंटू पेड़ों की संख्या, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x × x बराबर कितना, 1764, यानी ये दोनों पद बराबर हैं। ये कुल पेड़ों की संख्या है 1764 और ये x × x भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, कुल पेड़ों की संख्या को। क्यों करेगा, क्योंकि ये है पंक्तियों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ लगे हुए हैं जितनी उसकी पंक्तियों की संख्या है, यानी 10 पंक्तियां हैं टोटल, तो 10-10 पेड़ उसमें लगे हुए हैं। ठीक है ना, तो 10 × 10 कितना हो गया, 100 हो गया, यानी कुल पेड़ों की संख्या x × x के रूप में लिखी जाएगी। इस चीज़ को मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे कि पंक्तियों की संख्या को अगर पेड़ों की संख्या से गुणा करते हैं तो हमें कुल पेड़ों की संख्या पता चल जाएगी, जितनी उसमें पंक्तियां हैं टोटल पेड़ उन पंक्तियों के पता हमें चल जाएंगे। ये तो पहले से दिया हुआ है, लेकिन हमें एक संबंध बनाना पड़ेगा और वो संबंध होगा x × x के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ x को x से गुणा करेंगे x², आधार समान है तो घाते जुड़ जाएगी, यानी यहाँ 2 हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो गया, 2। इस प्रकार से बीजीय व्यंजकों को गुणा किया जाता है। ये हो गया 1764। यहाँ से हम 2 को हटाएंगे क्योंकि हमें केवल x का मान चाहिए, तो 2 इधर भेज देंगे, यहाँ घात के रूप में है तो उधर भी घात के रूप में ही लगेगा, यानी ये हो गया x बराबर 1764 की घात 2 का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2। और मैंने बताया था आपको 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, अंडर रूट 1764 ज्ञात करना है। 1764 ज्ञात कर लेते हैं। देखो भाग विधि सरल रहेगी क्योंकि बड़े क्वेश्चनों को जल्दी से हल करने में भाग विधि ज़्यादा सही होती है। 17 प्राप्त करना है, 17 के लिए मैं यहाँ 4 मान लेता हूँ क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। यहाँ भी 4 लिख दिया, 17 में से 16 गया, एक आगे की संख्या ऐसी की ऐसी, 4 और 4 को जोड़ के कितना लिख दें, 8 लिख दें। यहाँ ऐसी संख्या लें जिसको उसी से गुणा करने पे 164 मिल जाए। तो 164 के लिए मैं यहाँ 2 मान लेता हूँ, 2 मानूंगा तो 2 दूने 4, 2 अंटे 16, 164 आ जाएगा। कितना रखने पे आया, 2 रखने पे आ गया। तो आप देख पा रहे हैं कितना जल्दी हो गया। इतना जल्दी तो शायद अभाज्य गुणनखंड विधि से भी नहीं होता, ठीक है ना। इसलिए बड़ी संख्याओं के लिए आप भाग विधि ही प्रयोग में लें। तो कितनी संख्या आ गई या परिणाम क्या आ गया इसका, 42 आ गया, ठीक है। 42 हम लिख सकते हैं, यानी ये कहा जा सकता है कि अंडर रूट 1764 जो है इसका वर्गमूल आ गया 42। कितना आ गया, यानी मैं x बराबर 42 लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये पूछ रहा है इसमें क्या, पंक्तियों की संख्या क्या होगी। तो x हमने पंक्तियाँ ही तो मानी है, पंक्तियाँ और पेड़ दोनों समान है, तो ये x जो है यही क्या होगी, पंक्तियों की संख्या, ठीक है दोस्तों। तो ये तो मैंने आपको बताया डिटेल में,
ठीक है। अगर आप शॉर्ट में करना चाहें तो सीधा याद रख सकते हैं कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि कुल पेड़ों की संख्या दी हुई है या कुल मात्रा दी हुई है कोई भी, उसके बाद उसमें लिखा हुआ है कि उसकी प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं या प्रत्येक मतलब जो भी पद दिया हुआ है वो समान है, ये मान के चलना, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में हमें इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेना है। जो भी संख्या वहाँ दी गई है उसका वर्गमूल ज्ञात कर लो। वर्गमूल ज्ञात करने पर जो पद आएगा या जो संख्या आएगी वही उसका आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हल करना है। एक बार आप देख लीजिए और नोट कर लीजिए इसको। तो आपने नोट कर लिया होगा, इस पॉज करके आप नोट कर सकते हैं आसानी से। तो आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आज हमने क्या कवर किया? आज हमने कवर किया भाग विधि से दशमलव वाली संख्याओं को हल करना, दशमलव संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि की सहायता से ज्ञात करना। अंडररूट वाली संख्याएं हमने देखी, अंडररूट 2, अंडररूट 3, अंडररूट 10, इस प्रकार की संख्याओं के वर्गमूल किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। और हमने क्या देखा दोस्तों, एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हमने देखा जिसमें एक से ज़्यादा अंडररूट लगा हुआ है, तो उसको हल करना भी हमने सीखा। हिंदी वाले इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो उसको भी हम हल करना हमने सीख लिया है, ठीक है। तो आज का जो सेशन है मैं यहीं पे उसको समाप्त करने की घोषणा करता हूँ, या मैं आपको कहता हूँ कि मैं यहीं पे विराम देना चाहूँगा इस वीडियो को। और अगले वीडियो में मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन और लेके आऊँगा, क्योंकि वर्ग और वर्गमूल थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ईजी तो है, लेकिन क्वेश्चनों के प्रकार कई तरीके के हो सकते हैं और हमें उन सबको कवर करते हुए चलना है। क्योंकि मान लो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको लगभग सारे क्वेश्चन कवर कराऊँ, ठीक है ना। क्वेश्चन तो वैसे कई बन सकते हैं, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जामों में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं मेरे हिसाब से, तो मैं उनको आपको कवर कराने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। और मुझे केवल इतना सा आपसे चाहिए कि आपको अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप उसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर सकूँ अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनको पहुंचाइए ताकि उनको भी सहायता मिल सके, उनका भी फ़ायदा हो सके, ठीक है दोस्तों। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको जो नई वीडियो है वो मिलेंगी नहीं। क्योंकि शेयर अगर करते हैं तो कितने लोगों को शेयर कर पाएंगे। मैं पर्सनली अगर शेयर करता हूँ तो ज़्यादा लोगों को शेयर नहीं कर पाऊँगा, ठीक है ना। तो आप मेरी मदद कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर। तो आप खुद भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए और अपने दोस्तों तक और सभी जो आवश्यक हैं, जिनके लिए ज़रूरतमंद जो लोग हैं, उन तक इनको पहुंचाइए और अपनी भी तैयारी मजबूत कीजिए, साथ में उनका भी फ़ायदा कीजिए, उनको भी हेल्प कीजिए, ठीक है दोस्तों। पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इसी तरीके से आगे बढ़ाइए, सपोर्ट करते रहिए, ताकि मैं आगे भी आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट उपलब्ध करा सकूं, अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं, अच्छे से अच्छा ज्ञान दे सकूं। जितना मेरे पास है उतनी नॉलेज मैं आपको दे सकूं, इसके लिए आप हेल्प करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।